मैं विनय सिंह आप लोगों का अपने YouTube चैनल आरएससी इंग्लिश पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस लेकर आया हूं। अब आप सोच रहे होंगे सर अभी आपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कल आपने पढ़ाया था एक बार फिर से। हाँ, मैंने आपको पढ़ाया था, बट वो जो था वो आपका बेसिक था कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्या होता है। उसमें बस एक रूल मैंने पढ़ाया था जो कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस से था एडवर्ब टू को हटाकर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस बनाना। अभी ऐसे बहुत से रूल हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस से ही रिलेटेड है। तो वीडियो बहुत 19 मिनट या 20 मिनट का हो गया था, इसके वजह से अगर ज़्यादा मिनट चला जाता है तो MB GB में बदल जाता है, इसके वजह से मैंने उसको उसी पर रोक दिया। तो मैंने ये सोचा कि इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में लेकर जाएं। तो आप ये भी कह सकते हो कि ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का पार्ट 2 है। तो इससे कुछ और भी नियम है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस में हमको पढ़ना पड़ता है। तो आज मैं वो सब आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे। फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन में ही आप जानते होंगे आपको डिग्री भी मिलती है, वॉइस भी मिलता है, और पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव से पॉजिटिव, एवरीथिंग सब कुछ है। तो 1 बाय 1 सब पढ़ाया जाएगा, बट आप लोग लगे रहेंगे तब। यदि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है अगर मैं पढ़ा दिया, ये आज आपको वीडियो मिल जाएगा नियर अबाउट 8 o'clock रात को 8 PM। तो वीडियो देखने के बाद, वीडियो पढ़ने के बाद अगर आपको कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट अगर लग रहा है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का लास्ट वीडियो हो, क्योंकि इसके बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का वीडियो नहीं डाला जाएगा। हाँ, अगर कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे उस प्रश्न का उत्तर ले सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो हम लोग शुरू करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जो कि पार्ट 2 है। तो शुरू करते हैं। तो इसमें एक नियम है, पहला नियम तो हमने पढ़ लिया था एडवर्ब टू को हटाकर। तो दूसरा नियम और तीसरा नियम मैं साथ में पढ़ाऊंगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़े हैं। क्या है नियम? यदि वाक्य का कर्ता निर्जीव हो या इट हो, निर्जीव हो या इट हो। आप भी जानते होंगे कि जो इट होता है वो हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स को दिखाता है। तो चाहे निर्जीव हो चाहे क्या हो, इट हो, तो आए हुए फॉर मी को हम आई में बदल देंगे, फॉर हिम को ही में बदल देंगे, फॉर हर को सी में बदल देंगे, फॉर देम को दे में बदल देंगे, और फॉर अस को वी में बदल देंगे। अगर आ गया फॉर यू तो इसको हम यू में बदल देंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर ये है क्या? तो जब आपने एडवर्ब टू को हटाकर ट्रांसफॉर्मेशन बनाया था तो आपने इस तरह का वाक्य लिखा था, ही इज टू वीक टू वॉक। इस तरह का सेंटेंस आपने सॉल्व किया था, जहां आपने टू की जगह सो लगाया था, फिर यहां दैट लगाया था। अब यहां सब्जेक्ट नहीं था तो आपने इससे उधार लिया था, सब्जेक्ट नहीं था तो आपने क्या लिया था, उधार। अब वो चीज आपको नहीं करना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके यहां लगे रहेंगे, आपको अब उधार लेने की जरूरत नहीं है। अगर फॉर मी लगा है तो आप यहां आई लिख सकते हो, फॉर हिम लगा है तो आप ही लिख सकते हो, मतलब सब्जेक्ट लेने की जरूरत नहीं है। तो कैसा है इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। जैसे मैंने कहा, ट्री इज टू हाई, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। अब इसको देखो कैसे हम सॉल्व करते हैं। जैसे करा द ट्री इज टू हाई, पेड़ इतना ऊंचा है, फॉर मी मेरे लिए, टू क्लाइंब कि मैं चढ़ नहीं सकता या चढ़ने के लिए। अब इसको मुझे बदलना है किसमें, ट्रांसफॉर्मेशन में। अभी मैं तीसरा नियम ही बता रहा हूं क्योंकि इसी से रिलेटेड है, क्योंकि दोनों जब मैं साथ में नहीं बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब देखते हैं। अब आप सोचते होंगे सर ट्री, पेड़, ये तो सर सजीव है। पेड़ क्या होता है, सजीव होता है।
तो यार आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, विज्ञान नहीं पढ़ रहे हो। हाँ, विज्ञान में उसको सजीव माना गया है, बट इंग्लिश में हम तो इट का ही प्रयोग करेंगे ना। जैसे जब कोई नाउन होता है उसका भी प्रोनाउन हम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए राम है तो उसका प्रोनाउन हम क्या लिखते हैं? ही। अगर सीता है तो हम क्या लिखते हैं? सी। ऑलरेडी आप जानते होंगे। अगर मान लीजिए पीपुल है तो आई थिंक हम क्या लिखते हैं? दे। वैसे अगर कोई वस्तु है तो उसका प्रोनाउन हम क्या लिखते हैं? इट। समझ में आया? तो ये बात तो हो गई नाउन और प्रोनाउन की। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो अब आपको सब्जेक्ट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सब्जेक्ट आपके सामने है। जैसे द ट्री, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। ट्री आपने लिखा, इसकी जगह आपने इज लिखा। अब इस टू को आप जानते होंगे कि क्या लगाते हैं? सो। तो आप भी यहां क्या लगाएंगे? सो। अब हाई आपने लगा दिया, हाई। अब आप बताइए, जो हाई है ये क्या बता रहा है? उसकी विशेषता बता रहा है कि पेड़ क्या है? ऊंचा है। और दूसरा नियम आपने यही लिखा था कि आए हुए एडजेक्टिव के बाद दैट लगाते। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है ये आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए लिंक में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया गया है, उस पर क्लिक करिए और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के पार्ट 1 में जाइए। और जब तक पार्ट 1 आप बढ़िया से नहीं पढ़ेंगे तब तक ये पार्ट 2 समझ में नहीं आए। हाँ, जो लड़का पढ़ा होगा उसको समझ में आ रहा होगा। हाँ भैया, जो नहीं पढ़े हो पहले पढ़ लो तब पार्ट 2 पढ़िए, क्योंकि जब हम शुरुआत करते हैं तो पहली सीढ़ी से करते हैं, लास्ट वाली सीढ़ी से नहीं करते हैं। तो इसीलिए पहले पार्ट 1 पढ़ो तब पार्ट 2 पढ़ो, क्योंकि अगर स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो हर एक चीज आपको समझ में आएगी। तो द ट्री सो हाई, अब एक क्या है? एडजेक्टिव। और मैंने लिखाया है कि एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करते हैं, तो अब हमने यहां क्या लिखा? दैट। अब जब हमने पिछला पढ़ा था यहां कोई सब्जेक्ट नहीं था तो हमने पहले वाले से उधार लिया था। अब मैंने अभी कहा कि उधार लेने की जरूरत नहीं है। अब यहां फॉर मी है, देख लीजिए फॉर मी है, और मैंने यहां लिखाया है फॉर मी को किसमें बदलते हैं? आई में। तो हम भी क्या लिख दिए? आई। और जो लास्ट वाला रूल था वो क्या था कि अगर पहले वाले वाक्य में इज एम आर आया है तो कैन नॉट, वाज वर आया है तो कुड नॉट। अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि आपने पार्ट 1 वीडियो देखा ही नहीं है। तो पार्ट 1 वीडियो पहले देखिए, ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे कि मैं कहां से कैन नॉट लगा रहा हूं और कहां से मैं कुड नॉट लगा रहा हूं। तो देखिए यहां इज आया है, इज माने प्रेजेंट टेंस, तो यहां क्या होना चाहिए? कैन नॉट। अगर यही वाज होता तो वहां कुड नॉट होता। ये अपने मन से मैं नहीं लगा रहा हूं, इसका ये रूल है। अगर रूल नहीं पता है तो पार्ट 1 में जाइए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का वीडियो देखिए, तब उसके बाद ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे कि कहां से आ रहा है कैन नॉट और कहां से आ रहा है कुड नॉट। अब कैन नॉट के बाद क्या बचा? केवल क्लाइंब। देख लीजिए, मैंने रूप बदल दिया, मैंने बनावट बदल दिया, लेकिन इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैसे? द ट्री इज टू हाई, पेड़ बहुत ऊंचा है, फॉर मी मेरे लिए, टू क्लाइंब चढ़ने के लिए। मतलब इसका मतलब क्या कह रहा है कि पेड़ इतना ऊंचा है कि मैं चढ़ नहीं सकता, तो वही तो ये भी कह रहा है कि पेड़ इतना ऊंचा है कि मैं चढ़ नहीं सकता। समझ में आया? चलो अब मैं देखता हूं तीसरा नियम जो कि इसी से रिलेटेड है। क्या है? यदि वाक्य का कर्ता निर्जीव है, यदि वाक्य का कर्ता निर्जीव है या इट है, तो दूसरे वाले वाक्य को पैसिव वॉइस में बनाते हैं, पैसिव वॉइस में बनाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने दूसरा और तीसरा साथ में क्यों लिया। क्योंकि भैया यहां भी कर्ता निर्जीव है, यहां भी कर्ता निर्जीव है, यहां भी इट है और यहां भी क्या है? इट है। अब आप सोचोगे सर इसको तो आपने पैसिव वॉइस में नहीं बनाया, बट इसको आप कैसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे? यही तो आपका ट्रिक है कि कैसे आप समझेंगे कब रहेगा पैसिव वॉइस में और कब रहेगा एक्टिव वॉइस में। तो ध्यान समझिएगा। तो शॉर्टकट में समझते हैं। मान लीजिए कि सब्जेक्ट इट से शुरू है
या कोई सब्जेक्ट निर्जीव है, अगर उसमें फॉर मी, फॉर हिम ये सब आए हैं, मतलब सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है, सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया है। ध्यान समझिएगा, कर्ता अगर निर्जीव है और उसमें सब्जेक्ट आया है जैसे ये सब, तो वो जो सेंटेंस होगा वो एक्टिव वॉइस में होगा। अगर वाक्य का कर्ता निर्जीव है या इट है और उसमें सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, तो 110% उस वाक्य को आप पैसिव वॉइस में बनाएं। और आप जानते होंगे कि पैसिव वॉइस में हमेशा हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। वी ऑलवेज यूज V3 इन पैसिव वॉइस। ओके, तो कैसे करते हैं देखिए। मैंने कहा इसी एग्जांपल को लेते हैं, द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब। देख लीजिए, यही एग्जांपल है, द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब। अब इसको मुझे चेंज करना है ट्रांसफॉर्मेशन में। चलो देखते हैं। ट्री कैसा सब्जेक्ट है भैया? निर्जीव। कैसा है? निर्जीव। तो देखते हैं, द ट्री इज, अब टू की जगह सो, हाई की जगह हाई। अब देखो ये एडजेक्टिव है तो इसके बाद तुरंत क्या लगाएंगे आप? दैट। अब यहां कोई सब्जेक्ट नहीं है तो मेरा पहला नियम याद करो कि जब यहां सब्जेक्ट नहीं रहता तो हम किसके पास जाते हैं? पहले वाले वाक्य के पास। अब कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैंने कहा पहले पार्ट 1 देखिए तब पार्ट 2 देखिए वीडियो, ऑटोमेटिक सब क्लियर हो जाएगा। तो अब यहां देखो ट्री है, ट्री क्या है? निर्जीव। तो मैंने क्या कहा, अगर नाउन है तो हम क्या लेते हैं? प्रोनाउन। तो जब इसका प्रोनाउन लेंगे तो इट ही होगा। हाँ, अगर यहां राम होता तो वहां ही लिखते, सीता होती सी लिखते। तो जब यहां कोई वस्तु, कोई निर्जीव है तो वहां क्या लेंगे? प्रोनाउन इट। अब देखो इज लगा, कैन नॉट की कुड नॉट, आधे बच्चे बता चुके होंगे सर कैन नॉट, तो सीधा क्या लगाइए? कैन नॉट। अब ये एक्टिव वॉइस में नहीं रहेगा जो कि मैंने बताया, क्योंकि यहां कोई सब्जेक्ट नहीं था। और जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे आप जानते होंगे बी, क्योंकि पैसिव वॉइस का नियम है अगर एक्टिव वॉइस में कैन आया है तो पैसिव वॉइस में कैन भी हो जाता है। एक्टिव वॉइस में कुड आया है तो पैसिव वॉइस में कुड भी हो जाता है। एक्टिव वॉइस में शुड है तो पैसिव वॉइस में शुड भी हो जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा कैन नॉट बी। और आप भी जानते होंगे जब भी बी रहता है तो नॉट के बाद। अब कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो क्लाइंब का थर्ड फॉर्म क्या होगा? क्लाइंब्ड। ये है इसका नियम। ध्यान समझिएगा, फिर से एक बार फिर से इसको देखते हैं। यदि वाक्य का कर्ता निर्जीव है या इट है और उसमें सब्जेक्ट आया है तो एक्टिव वॉइस में। यदि वाक्य का कर्ता निर्जीव है या इट है और उसमें सब्जेक्ट नहीं आया है तो उस वाक्य को किस में बनाएंगे? पैसिव वॉइस। क्लियर? ये है दूसरा और तीसरा नियम। चलिए अगला देखते हैं। देखने से पहले एक एग्जाम्पल को फिर से सॉल्व करते हैं कि इसको कैसे करें। जैसे द सम वाज टू डिफिकल्ट, द सम वॉज टू डिफिकल्ट फॉर हिम टू सॉल्व। ठीक, अब देखो यहीं से समझ जाओ, वाक्य का कर्ता निर्जीव है, सब्जेक्ट भी आया है, मतलब एक्टिव वॉइस। हां, अगर मैं इसको हटा दूं, हटा दिया, अब इसको किस में? पैसिव वॉइस। क्लियर? जैसे मान लीजिए मैंने फॉर हिम कर दिया, अब ये किस में रहेगा? एक्टिव वॉइस। जैसे द सम, वाज की जगह वाज ही लिखेंगे, अब टू की जगह सो डिफिकल्ट। ठीक, अब इसके तुरंत बाद किसका यूज? दैट का। अब इस फॉर हिम को किससे बदल दें? ही में जस्ट अभी मैंने बताया। अब बताओ कैन नॉट की कुड नॉट, वाज आया है मतलब कुड नॉट। अब यहां क्या बचा? सो। और सपोज मान लीजिए ये नहीं है, अब मैं इसको बना रहा हूं
अब ये नहीं है, अब मैं इसको यहां बना रहा हूं। जब ये था तो ये है, अब ये नहीं है, अब यहां क्या होगा, ध्यान समझना, समझ गए होंगे सर। जब ये नहीं है अब ये होगा पैसिव वॉइस में। कैसे? द सम वाज सो डिफिकल्ट। अब यहां क्या लगा दे, दैट। अब जब यहां ये नहीं है मतलब यहां कोई सब्जेक्ट नहीं है। अब जब सब्जेक्ट नहीं है तो इसका सहारा लो, क्या होगा, इट। अब वाज लगा है तो क्या लगाएंगे, कुड नॉट। अब आप जान गए सर पैसिव वॉइस तो सीधा का बी, और सॉल्व का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सॉल्व। ये हो गया इसका। आई थिंक समझ गए होंगे। हाँ, एक्सरसाइज आप करिए, बुक में एक्सरसाइज दिया है, आप एक्सरसाइज को करिए। अगर एक्सरसाइज करते समय कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर लीजिए, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक। लेकिन करिए एक्सरसाइज, क्योंकि जब तक एक्सरसाइज नहीं करोगे तब तक कुछ समझ में आने वाला नहीं। याद करके, याद करो, एक्सरसाइज करो, याद करो, एक्सरसाइज करो। जितना एक्सरसाइज करोगे उतना आपका पकड़ उस पर बन जाएगा। चलिए अगला नियम देखते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपका, क्या है कर्ता निर्जीव, इट। ओके, अब देखते हैं रूल नंबर 4। अब चौथा क्या कह रहा है कि अगर यदि वाक्य में टू का प्रयोग किया गया है और एडजेक्टिव का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन इन्फिनेटिव का नहीं। ध्यान समझिएगा, चौथा नियम यह कह रहा है कि यदि वाक्य में टू का प्रयोग किया गया है और एडजेक्टिव का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन इन्फिनेटिव का नहीं। इन्फिनेटिव मतलब क्या, ये टू, क्योंकि ये जो टू है ये तो एडवर्ब है, और ये जो टू है ये क्या है, इन्फिनेटिव। अभी तक आपने ये वाक्य देखा होगा, ही इज टू टॉल टू सिट। ये अभी तक आपने यही देखा होगा, ही इज टू टॉल टू सिट। अब इसमें क्या कह रहा है, यदि टू का प्रयोग किया गया है, किया है, और एडजेक्टिव का भी प्रयोग किया गया है मतलब इसका, लेकिन इन्फिनेटिव का नहीं, मतलब ये इसमें नहीं। बस इतना ही है, और इनका हमें बनाना है ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या करोगे आप, समझ पा रहे हैं मेरी बात, कि टू का प्रयोग किया गया हो, एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो, लेकिन इन्फिनेटिव का नहीं। तो इस वाक्य को आप कैसे बनाओगे, तो ध्यान समझना। बनाने का नियम, पहला, टू को कंपैरेटिव डिग्री में रखेंगे। किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में। अब ये कंपैरेटिव डिग्री क्या है, डिग्री इसी में है, ट्रांसफॉर्मेशन में भी है, ट्रांसफॉर्मेशन डिग्री वाइज। अभी डिग्री इसके बाद में पढ़ाऊंगा, बट मैं बता दूं क्योंकि ये कंपैरेटिव क्या होता है। तो डिग्री जो होता है 3 प्रकार का होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। जैसे एडजेक्टिव को लेते हैं, जैसे गुड है, फिर क्या है, बेटर, फिर क्या है, बेस्ट। ये जो गुड है ये पॉजिटिव डिग्री है, जो बेटर है ये कंपैरेटिव डिग्री है, और जो बेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो मतलब क्या है कि टू को आप रखेंगे किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में। मतलब जो भी एडजेक्टिव आएगा उसमें या तो आप ईआर का प्रयोग करेंगे या तो आप मोर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ईआर और मोर लगाने से वो जो एडजेक्टिव होता है वो कंपैरेटिव में चला जाता है, और जब किसी एडजेक्टिव में ईएसटी या मोस्ट लगा देते हैं तो बन जाता है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है,
ये तो बात हो गई कंपैरेटिव डिग्री। समझ में आया कि जो भी उसमें एडजेक्टिव रहेगा उसको आप पहले बदलेंगे किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में। दूसरा नियम कहता है एडजेक्टिव के बाद देन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग, देन। देन माने से, देन माने से, ओ देन नहीं, THEN, नो नो नो, क्योंकि देन का मतलब वो तब है और यहां देन का मतलब से है। कंपैरेटिव डिग्री का यूज तब करते हैं जब एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से किया जाता है, वहां कंपैरेटिव डिग्री होता है। जैसे राम इज बेटर देन आई, मी नहीं, राम इज बेटर देन आई, मतलब राम मुझसे अच्छा है। अब ये तुलना हो रहा है राम और मुझ में, तो कंपैरेटिव डिग्री में दो व्यक्ति होते हैं, कम से कम दो व्यक्ति या दो वस्तु, इसीलिए यहां क्या लगाते हैं, देन। उसके बाद तीसरा नियम, देन के बाद जो देन लगा रहे हो उसके बाद सब्जेक्ट प्लस शुड बी, ये पहला लगा सकते हो, सब्जेक्ट मतलब जो आप शुरू में लिए हैं, सब्जेक्ट बाद शुड बी या इट इज प्रॉपर। अब ये दोनों मत लगा देना, दोनों नहीं, या तो ये या तो ये। समझ में आ रहा, दोनों में से कोई एक। जैसे अब सॉल्व करें, फिर समझ लो। एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, टू का प्रयोग किया गया है, लेकिन इन्फिनेटिव का नहीं, तो किस प्रकार उसका ट्रांसफॉर्मेशन बनाओगे। पहला, टू को आप रखेंगे कंपैरेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है मैंने समझा दिया। एडजेक्टिव में जब ER या मोर लगाए रहोगे उसके तुरंत बाद क्या लगाना है, देन। और देन के बाद, तुरंत देन के बाद या तो आप ये लिखो या तो आप ये लिखो। नियम आप नोट कर लीजिएगा, मैं मिटाने जा रहा हूं। अब ध्यान समझिएगा मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूं। मैं दोनों प्रकार से बता रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस शुड बी से भी और इट इज प्रॉपर से भी। देखो, ही इज, अब जब इन्फिनेटिव नहीं है मतलब कंपैरेटिव डिग्री में रखेंगे, पहला नियम यही है, तो टॉल का क्या हो जाएगा, टॉलर। क्या होगा, टॉलर। अब इसके तुरंत बाद क्या लगाएं, देन। अब शुड बी वाला देखते हैं। शुड बी का सूत्र क्या था, सब्जेक्ट प्लस शुड बी, यही था। तो सबसे पहले क्या लिखे, सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट क्या है, तो हम भी यहां क्या, शुड, ये हो गया। अब दूसरा नियम देखते हैं, कौन सा, दूसरा। दूसरा क्या कह रहा है, ही इज, टॉलर का तो टॉलर ही होगा, देन का देन ही होगा, इसके इट इज प्रॉपर। ये है दोनों वाक्य। अब ये नहीं सर दोनों से बना दें, साथ में, दोनों से बनाओ लेकिन अलग अलग, साथ में नहीं। ठीक, तो जैसे आ गया ही इज टू टॉल। अब इसको मुझे बनाना है, तो पहला नियम क्या है कि आए हुए एडजेक्टिव को, टू को किस में रखना है, कंपैरेटिव में। और आप जानते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या लगता है, देन। और देन के बाद या तो सब्जेक्ट प्लस शुड बी या तो इट इज प्रॉपर। दोनों से बना सकते हैं लेकिन साथ में नहीं, वन बाई वन। जैसे ही इज, टॉल को मैंने बदल दिया किस में, कंपैरेटिव में क्या हो गया, टॉलर। इसके तुरंत बाद देन, सब्जेक्ट माने ही, शुड बी, एक बन गया, सही है। दूसरा भी बना सकते हो, कैसे, ही इज टॉलर देन इट इज प्रॉपर। ये था आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। हाँ, अब अगर कोई डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस ये। हाँ, अगर कोई नियम में भूल रहा हूं, वैसे तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस बहुत होते हैं, एक से एक सेंटेंस होते हैं, लेकिन ये जो मेरा वीडियो है ओनली क्लास 12th के लिए है, मतलब यूपी बोर्ड को देखते हुए, ओनली यूपी बोर्ड क्लास 12th। यदि आप एक्स्ट्रा भी नियम पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन अभी इतना नहीं है, बहुत है। क्योंकि ये जो इंटर का है, इंटर में भी ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके बाद बीटीसी लोग करते हैं, बीएड करते हैं, उसमें भी है, तो सबका कॉल लेवल हाई है, पैटर्न वही है, सब लेवल बढ़ता है, ये चेंज नहीं होता। सपोज कक्षा 8 में भी आपने पढ़ा होगा,
पार्ट ऑफ स्पीच, 10 में भी पढ़े होंगे पार्ट ऑफ स्पीच, 12 में भी पढ़ाया जाता है बट नाम चेंज हो गया सिंटैक्स। जैसे आप कक्षा 10 में पढ़ोगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, पहले हम 8 प्रकार का पढ़ते थे, अब 9, क्योंकि आर्टिकल को भी इसमें जोड़ दिया है इसलिए अब 9 हो गया। अब यही पार्ट ऑफ स्पीच हम 12 में ही पढ़ते हैं बट इसका नाम दे दिया सिंटैक्स, मतलब करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों में सुधार। तो ये बदला नहीं है, केवल इसका लेवल हाई हुआ है। कक्षा 10 में हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था नाउन क्या है, कितने प्रकार का होता है। अब वही जब सिंटैक्स में पढ़ेंगे तो नाउन का यूज कहां करते हैं, कैसे करते हैं, क्या सही है क्या गलत है, ये पढ़ते हैं सिंटैक्स में। तो बस केवल लेवल हाई है बस। तो बस आज के लिए बस यही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। यदि आपको और भी वीडियो पढ़ना है या ग्रामर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या मैं अगला कौन सा वीडियो डालूं ग्रामर का वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओनली नॉट फॉर ओनली यूपी बोर्ड, यहां तक कि सीबीएसई के बच्चे भी कमेंट कर सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, आप इसको बता दीजिए। तो पूरा सपोर्ट है जब तक आप नहीं सपोर्ट मुझे करेंगे, और कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा चैलेंज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।